हाँ जी, गुड आफ्टरनून बीए फाइनल ईयर। आपकी नेक्स्ट पोएम है W.B. Yeats की अ प्रेयर फॉर माय डॉटर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। अगेन इन यू विल थिंक कि मैम हर पोएम को इंटरेस्टिंग क्या देते हैं। एक्चुअली बीए फाइनल की सारी ही पोएम्स बहुत इंटरेस्टिंग है। सो अ प्रेयर फॉर माय डॉटर जो आपका हेडलाइन है, हेडिंग है, उसी से क्लियर हो रहा है कि अ फादर इज प्रेइंग फॉर हर डॉटर। एक फादर है जो अपनी डॉटर के लिए प्रेयर कर रहा है। आप प्लीज़ बुक है उसको ओपन ज़रूर कीजिए। एक तरफ आपकी जो पोएम है वो दी हुई है एंड सेकंड पेज पे 97 पेज पे 95 पेज पे आपकी पोएम दी हुई है, 97 पेज पे उसके नोट्स दिए हुए हैं। साथ साथ में मैं वो भी आपको बताती रहूँगी। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पोएम। क्या बता रहे हैं? वंस मोर द स्टॉर्म इज हाउलिंग एंड हाफ हिट। हाउलिंग मीन्स क्या होता है? गरजना, है ना। जो स्टॉर्म होता है उसकी गर्जन, आवाज़ आनी। कहते हैं एक बार फिर से स्टॉर्म आया है और उसकी गर्जन आ रही है। एंड हाफ हिट, आधी छिपी हुई, हाइड से बना है हिट, अंडर है दिस क्रेडल हुड। और जो उसकी बेटी है, जो झूला है, उसमें वो उसका फेस आधा मतलब आधा कवर है। एंड कवरलेट से माई चाइल्ड स्लीप्स ऑन। बाहर बहुत ज़्यादा तूफान है लेकिन मेरी जो बेटी है वो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस शी स्लीपिंग, है ना। वो क्रेडल में स्लीप कर रही है, उतनी इंजॉय कर रही है स्लीप को। और उसका फेस क्या है? आधा ढका हुआ है। देयर इज़ नो ऑब्स्टेकल। कहते हैं कि कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है। मतलब जो स्टॉर्म है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्गली। जैसे ओ टू द वेस्ट विंड में हमने पढ़ा था ना कि वेस्ट विंड कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, तो वैसे ही कहते हैं कि कोई ऑब्स्टेकल मतलब कोई रास्ते में हिंड्रेंसेस नहीं है, मुश्किलें नहीं आ रही। किसको? जो हवा चल रही है, जो स्टॉर्म है उसमें जो हवा चल रही है वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा नहीं है, सिवाय इसके एक तो ग्रेगरीज वुड है। यहाँ पे क्या है? ये जो W.B. Yeats है ना, ये आयरलैंड का रहने वाला है। सो वो वहाँ के लोकल लैंडमार्क बता रहा है जिससे कि थोड़ी सी पोएम रियल लगे। कि जो ग्रेगरीज वुड है ना, ग्रेगरीज के जो जंगल हैं वहाँ का लैंडमार्क है आयरलैंड का। उसके अलावा और एक खाली हिल, बेयर हिल है, उसके अलावा और कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं है और कोई भी बीच में रुकावटें नहीं आ रही जो स्टॉर्म चल रहा है उसको। वेयर बाय द हे स्टैक एंड रूफ लेवलिंग विंड। जहाँ पे क्या है? जो हे, जो हम कह सकते हैं कि एक भंडार सा लग जाता है ना, वी कैन से कि घास फूस का, है ना, वही का स्टैक लगा हुआ है। और रूफ लेवलिंग विंड, जो विंड है इतनी फास्ट है कि वो रूफ को भी लेवल कर रही है। ब्रेड ऑन द एटलांटिक, ब्लेंड होता है, कंबाइन होते हुए आ रही है एटलांटिक पे, कैन बी स्टेड, है ना। कहने का मतलब है कि स्टॉर्म चल रहा है और स्टॉर्म को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स नहीं है। एक ऑब्स्टेकल क्या है? ग्रेगरीज वुड, और एक खाली सी हिल है जो कि उसके बीच में ऑब्स्टेकल आ रही है। और वो सारी क्या है? कंबाइन होके एटलांटिक पे, जो ओशन है, उस पर स्टे कर सकती हैं, है ना। स्टॉर्म के बारे में बता रही है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऑब्स्टेकल्स कितनी हैं। एंड फॉर एन आवर, कहते हैं और फॉर एन आवर, है ना, एक घंटे से आई हैव वॉक्ड, मैं यहाँ वहाँ चल रहा हूँ। एंड प्रेड, और प्रेड कर रहा हूँ, प्रे कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्लूम, ग्लूम क्या है? सोरोनेस, क्योंकि स्टॉर्म चल रहा है बाहर, बहुत ज़्यादा डिफरेंट एनवायरनमेंट बना हुआ है। दिस इज़ इन माई माइंड। तो कहते हैं ये सब मेरे माइंड में चल रहा है कि बाहर जो चल रहा है वो जो मेरी बेटी है उसकी लाइफ में ऐसा ना हो, हमारी लाइफ में ऐसा ना हो। सो हमारा पहला पैराग्राफ है वो ख़त्म हो गया, है ना। देन ही इज सेइंग इन सेकंड पैराग्राफ, आई हैव वॉक्ड एंड प्रेड फॉर दिस यंग चाइल्ड एंड आवर। कहते हैं मैंने एक घंटे से इस लड़की के लिए, इस बच्ची के लिए इधर उधर चल रहा हूँ और उसके लिए प्रेयर कर रहा हूँ। एंड हर्ड द सी विंड स्क्रीम अपॉन द टावर, और मैं सुन रहा हूँ कि टावर है, जो मीनार है, उस पर जो सी विंड है, स्क्रीम, स्क्रीम मतलब होता है चीख रही है। मतलब वो जो स्टॉर्म है ना उसको डिफाइन कर रहा है, उसको बता रहा है, एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है कि वो कितना खतरनाक है। और सुन रहा हूँ सी विंड, है ना, हवा को सुन रहा हूँ जो सी पे चल रही है। वहाँ पे जाके हवा क्या कर रही है? स्क्रीम कर रही है, चीख रही है। अपॉन द टावर, मीनारों पे। एंड अंडर द आर्च, है ना, जो गोलाई है ब्रिज की, जिससे कि ब्रिज को, जो पुल है उसको एक सपोर्ट मिला हुआ है, वहाँ पे भी आवाज़ें आ रही है, यानी चीख रही है हवा, स्क्रीम कर रही है। एल्म्स में, एल्म्स मतलब ट्री में, ट्री पे अबव द फ्लडेड स्ट्रीम, है ना, जो स्ट्रीम्स हैं उनमें भी फ्लड आ रहा है, हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है। इमेजिनिंग एन एक्साइटिंग रेवरी, जो ऊपर वाला था
हमने पढ़ा ग्रेगरीज वुड और बेयर हिल, ये सब वो आयरलैंड के लोकल लैंडमार्क्स को बता रहा है। लेकिन अब क्या है, इमेजिनिंग एन एक्साइटेड रेवरी। रेवरी क्या होता है, जब एकदम से आपकी थॉट्स चलती रहती हैं, अनक्लियर सी थॉट्स, जैसे एक सपना हो वैसे चल रही हैं। वो कह रहा है कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ ऐसे ही एक्साइटेड थॉट्स में, दैट द फ्यूचर ईयर्स हैड कम। होता है ना कई बार, देखो एनवायरनमेंट है इतना भयानक हो जाता है, स्टॉर्म हवा चलती है, ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। सेम थिंग इज सेइंग कि दैट द फ्यूचर ईयर्स हैड कम, है ना, फ्यूचर्स ईयर्स आने वाले हैं, वो फ्यूचर की बात कर रहा है। डांसिंग टू फ्रेज ड्रम, है ना, यहाँ पे मेटाफर आ रहा है। फ्रेज मतलब वाइल्डली, जो ड्रम है ना, उस पर वो डांस कर रही है हवा। आउट ऑफ द मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी, और जो मर्डरस और इनोसेंस, ये दोनों वर्ड्स ना कंट्रास्ट में हैं। मर्डरस क्या होता है, जिसे हम नेगेटिव बोल देते हैं, इनोसेंस क्या होता है, जो पॉजिटिव, जिसे कुछ भी नहीं पता। सो मर्डरस और इनोसेंस, टू वर्ड्स आर रिटन टुगेदर, इकट्ठे लिखे हुए हैं। इसमें वो क्या कह रहा है कि जैसे ना कोई चीज़ बहुत शांत होती है, लेकिन उससे क्या लगता है, डर, जैसे उसमें से कोई एविल चीज़ निकल के आएगी और सब कुछ खत्म कर देगी। दैट्स वाई मर्डरस इनोसेंस इकट्ठा लिखा है। होता है ना शांति, हम कहते हैं जब शांति हो जाती है, वो भी एक डर, उससे भी एक डर लगता है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, मे शी बी ग्रांटेड ब्यूटी एंड येट नॉट। एक्चुअली जो W.B. यीट्स है ना, वो एक मॉडगोने नाम की लड़की थी जिसे ही लव्ड, एंड उसने उसको 2 बार प्रपोज किया, लेकिन उस जो मॉडगोने थी उसने रिफ्यूज़ किया। तो वो एक इस चीज़ में भी प्रॉब्लम फील कर रहा है कि जो मॉडगोने थी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, शायद उसे अपनी जो ब्यूटी थी उसकी अकड़ थी, इसलिए उसने मेरा प्रपोजल है वो मना कर दिया। इंसान का दिल देखना चाहिए, शक्ल नहीं देखनी चाहिए। सो अगला पैराग्राफ उसी से रिलेटेड है। ही सेइंग कि मे शी बी ग्रांटेड ब्यूटी एंड येट नॉट, अपनी बेटी की बात कर रहा है कि मेरी बेटी को ब्यूटी ग्रांट हो, मिले, येट नॉट, पर इतनी नहीं, ब्यूटी टू मेक स्ट्रेंजर्स आई डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट मतलब कन्फ्यूज्ड, कि उसे कोई भी देखे उसकी आंखें, मतलब वो उसके पीछे पागल हो जाए उसको देख के। इतनी सुंदर नहीं होनी चाहिए, है ना, इतनी सुंदर हो बस जितनी सफिशिएंट हो कि हाँ उसके साथ उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ और भी हो। सुंदरता इज़ नॉट ओनली वन क्वालिटी। और हर्स बिफोर अ लुकिंग ग्लास, कि वो सारा दिन शीशे में अपने आप को देखती रहे। फॉर सच बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच, है ना, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल वो नहीं होनी चाहिए। कंसिडर ब्यूटी अ सफिशिएंट एंड, कि वो सिर्फ सुंदर इतनी हो और वो कहे कि मेरे में बस ये क्वालिटी है, इट मीन्स आई हैव ऑल द क्वालिटीज़, यानी ओनली जो ब्यूटी है, ब्यूटीफुलनेस है, वो एक क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, उसमें और भी सारी क्वालिटी होनी चाहिए। वही बात हो गई कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर पर्सन में सिर्फ वो ब्यूटीफुल है, उसके अलावा और कोई भी उसमें क्वालिटी नहीं है, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने आएंगी। लेकिन अगर इंसान थोड़ा बहुत सुंदर भी है, थोड़ा बहुत उसमें मैनर्स भी है, एटिकेट्स भी हैं, दूसरों को समझता है, तो वो बंदा अपनी लाइफ को इजीली आगे ले जाता है। सो कंसिडर ब्यूटी इज सफिशिएंट एंड, ऐसी मेरी बेटी नहीं होनी चाहिए। लूज नेचुरल काइंडनेस में भी, क्योंकि ऐसे लोग क्या है, उनके अंदर जो अकड़ बहुत आ जाती है और जो काइंडनेस है, जो एक दयालुता है, वो उनमें ख़त्म हो जाती है। द हार्ट विलिंग इंटीमेसी, इवन उनके जो फ्रेंड्स हैं वो भी उनके क्लोज नहीं आते, वो फ्रेंड्स बनाती ही नहीं हैं और उनमें सिर्फ अकड़ होती है, वो किसी के भी प्रपोजल को मना कर देती है, जैसे गेट्स के साथ हुआ। दैट चूजेज राइट एंड नेवर फाइंड अ फ्रेंड, है ना, कहते हैं कि ऐसे लोग क्या करते हैं, उनको ऐसे लगता है कि हम राइट चूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी फ्रेंड नहीं मिलता। यहाँ पे आप देखिए वो हेलन ऑफ ट्रॉय है। जो हेलन ऑफ ट्रॉय है ना, वो क्या थी, हेलन को मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी कहा जाता है, सबसे सुंदर लेडी कहा जाता है। आप 98 पेज, अगला पेज निकालिए, 98 वर्स 4, उसमें बताया हुआ है। जो हेलन ऑफ ट्रॉय थी ना, उसी के साथ वो मॉडगोने को कंपेयर कर रहा है। वो सपोज टू हैव बीन द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड में थी। शी वॉज द डॉटर ऑफ लेडा एंड जियस, एक किंग था गॉड्स का, लेडा एंड जियस, उनकी वो बेटी थी। शी वॉज सो लवली, है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। दैट ऑल नोबलमैन, जितने भी ग्रीस में लोग थे, सब उससे शादी करना चाहते थे। लेकिन जो हेलन थी, वो किंग मेलेनियस ऑफ स्पार्टा, स्पार्टा नाम की जगह पे रहने वाला किंग मेलेनियस था, उससे हेलन की शादी हुई थी। बट डिडंट स्टे लॉन्ग, लेकिन वहाँ पे वो ज़्यादा देर नहीं रुकी। वही बात आ गई ना, क्योंकि हेलन बहुत ज़्यादा सुंदर थी, तो वो अपने हस्बैंड के साथ भी बहुत टाइम उसने नहीं निकाला। बट हैपन कि जो एक पेरिस, व्हेन पेरिस ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय का ट्रॉय नाम की जगह का जो राजा था पेरिस, वो स्पार्टा नाम की जगह पे
जो किंग मैलिनस जिससे हेलेन की शादी हुई थी, वहाँ पे जब वो विजिट करने गया स्पार्टा, तो वो उसको जो हेलेन है मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी थी, उससे प्यार हो गया एंड शी फ्लेड विद हिम। और इवन जो हेलेन थी उसे भी मतलब उसमें अकल तो थी नहीं, एटिकेट्स थे नहीं, सिर्फ वो सुंदर थी, तो वो अपने हस्बैंड को छोड़ के उसके साथ भाग गई। सो वी कैन सी कि फ्यूचर में जो बंदा बहुत सुंदर है और उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, उसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। यीट्स रेफर टू पेरिस, अब यीट्स उसे फूल कह रहा है। पेरिस हैड अर्लियर बीन आस्क्ड टू जज, क्योंकि पेरिस को कहा गया, उसने 3 गॉडेस से पूछा, हेरा, एथना एंड एफ्रोडाइट, 3 गॉडेस से पूछा, है ना, कोई जजमेंट थी उसके बारे में। हेरा ने उसे प्रॉमिस किया कि तुम्हें मैं रूल करवाऊंगी एशिया में। एथना ने उसे ऑफर किया कि लड़ाई में तुम्हें मैं फेम दिलवाऊंगी। लेकिन पेरिस ने चूज़ किसको किया? एफ्रोडाइट को। 3 गॉडेस वर देयर, उसने लेकिन लास्ट वाली गॉडेस को सेलेक्ट किया, जो कि गॉडेस थी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी उन तीनों में से, और वो लवलीस्ट थी। और वो किसकी गॉडेस थी? प्यार की। द इलॉपमेंट मतलब जो भागना था ऑफ हेलेन विद पेरिस वाज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ 7-year ट्रोजन वॉर। ट्रोजन वॉर के बारे में आपने सुना होगा। ट्रोजन वॉर क्यों हुई? क्योंकि वो हेलेन थी जो किंग पेरिस था उसके साथ, ट्रोय की का किंग पेरिस था उसके साथ वो भागी, इसलिए वो लड़ाई हुई। एंड ट्रोजन वॉर विच कॉज सो मेनी डेथ, और देखो बहुत ज़्यादा डेथ हुई उसमें, बहुत ज़्यादा सैडनेस आई, है ना। यीट्स ब्लेम्स हेलेन्स अनकाइंडनेस, यीट्स यहाँ क्या कर रहा है? हेलेन को अनकाइंड शो कर रहा है, जिसके कारण की बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हुई। हेलेन्स कैरेक्टर एज यीट्स सो इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्क्राइब्ड, है ना। तो इसमें सारी स्टोरी उन्होंने बताई है। कहते दैट चूजेस राइट एंड नेवर फाइंड अ फ्रेंड, हेलेन बीइंग चोजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल, है ना। जैसे हेलेन जैसी लड़की अगर आपको मिलती है, आप उसको चूज़ करते हैं, तो आपकी लाइफ कैसे हो जाती है? फ्लैट एंड डल, बिल्कुल बेकार। जैसे कि जो किंग था मैलिनस, है ना, उसके साथ हुआ, क्योंकि वो दूसरे के साथ भाग गई। अगर वो किंग जो पेरिस नाम का था उसके साथ भी भागी, तो आगे भी वो ऐसी गलती कर सकती है। एंड लेटर हैड मच ट्रबल फ्रॉम अ फूल, और फूल से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको आई। यहाँ पे देखिए, वाइल दैट ग्रेट क्वीन, अब ग्रेट क्वीन किसे कहा जा रहा है यहाँ पे? एफ्रोडाइट को। उसकी भी स्टोरी देखिए नेक्स्ट पेज पे 98 पे। द ग्रेट क्वीन किसे कहा जा रहा है? एफ्रोडाइट को, वही जो 3 गॉडेस थी उन्हीं में से। द ग्रीक गॉडेस लव, है ना, ऑफ लव की थी, जो कि सी में से पैदा हुई थी, जिसे फादरलेस कहा गया है क्योंकि वो फादरलेस थी। एफ्रोडाइट मैरिड, एफ्रोडाइट की शादी हुई थी हेफेस्टस से, है ना, जो कि एक ब्लैकस्मिथ था गॉड्स का। वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, वो मेटल्स की चीज़ें बनाता था, लेकिन उसकी लेग्स कैसे थी? वीक थी। तो दे आर सेइंग कि बिकॉज उसका वो उसमें मतलब अपनी आर्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिर भी वो अपनी लेग्स को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाया। एफ्रोडाइट वॉज एन अनफेथफुल वाइफ, इसलिए एफ्रोडाइट भी अनफेथफुल हो गई एज हेलेन, जैसे हेलेन थी। लाइन 28-29 आर क्यूरियस स्टेटमेंट टू मेक, इट सीम्स इफ यीट्स इज हिंटिंग दैट फादर्स ऑफ, मतलब फादरलेस, हेलेन को भी फादरलेस बोला जा रहा है, एफ्रोडाइट को भी फादरलेस बोला जा रहा है। इन लाइनों से वो ये बताने की कोशिश कर रहा है जो W.B. यीट्स है, कि जो फादर होते हैं बेटियों के, लड़कियों के, उनको अपनी बेटियों के साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ठीक है। वाइल दैट ग्रेट क्वीन, कौन? एफ्रोडाइट, दैट रोजेस आउट ऑफ द स्प्रे, है ना, जो वाटर में से, स्प्रे मतलब वाटर में से पैदा हुई, बीइंग फादरलेस थी, कुड हैव हर वे, उसने अपना रास्ता खुद ढूंढा। येट चूज अ बैंडी लेग्ड स्मिथ फॉर मैन, उसने भी जिसके पैर ठीक नहीं थे, अगली बंदे को सेलेक्ट किया, जो कि गॉड था, स्मिथ का, सारे गॉड का स्मिथ था। इट्स सर्टन दैट फाइन विमेन ईट, कहते पक्का ही ऐसा होगा जो ब्यूटीफुल विमेन होती है ना, अ क्रेजी सैलेड विद देयर मीट, वो एक क्रेजी सा अलग सा ही खाना खाती होंगी, तभी तो वो पता नहीं ऐसी प्राउड क्यों होती है। वैसे अपना वो फेथफुल नहीं होती है, वो काइंड नहीं होती है ना। यहाँ पे मैं छोड़ रही हूँ क्रेजी सैलेड विद देयर मीट, क्योंकि वेयर बाय द हॉर्न प्लांटी इज अनडन, जो हॉर्न ऑफ प्लांटी है इसके बारे में भी काफ़ी लंबी स्टोरी है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। सो स्टूडेंट्स, लाइन टू लाइन आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग। आप प्लीज़ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट जो इनमें से एग्ज़ाम में आएंगे उनके लिए प्रिपेयर रहिए, यही चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, और होप यू पीपल आर गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम दीज वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। अपना रोल नंबर है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।